तड़के सुबह मैं और पिताजी आईआईटी की तैयारी के लिए देश की फेमस कोचिंग सेंटर सुपर 30 में एडमिशन लेने के लिए आरा से ट्रेन पकड़कर पटना पहुंच गए। जीवन में पहली बार मैं आरा से बाहर किसी बड़े शहर गया था। पटना और आरा के बीच जमीन आसमान का फर्क था। अभी तक आरा में मैंने 2 या 3 मंजिला मकान देखा था। यहाँ के मकानों की मंजिलें गिनकर मैं हैरान था। कैसे 8 से 10 मंजिले मकान टिके हैं, गिर क्यों नहीं रहे हैं? सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की भीड़, पार्कों में खेलते बच्चों और मार्केट में बिकने वाले खिलौनों को देखकर मैंने बापू से पूछा, बापू, यहाँ मेला लगा है क्या? मेरे बचकाने सवाल को सुनकर बापू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो तुमसे किसने कहा? देखो बापू, कितनी भीड़ है। जगह जगह खिलौने और मिठाइयों की दुकानें लगी हैं। बेटा, ये बड़ा शहर है, महानगर है। यहाँ रोज ऐसे ही भीड़ रहती है। ये राजधानी है। यहाँ प्रदेश भर से लोग आते हैं। बड़े बड़े नेता, व्यवसायी और अधिकारी यहीं रहते हैं। पैसे वाले और अमीर लोग गांव छोड़कर राजधानी में बस गए हैं। सरकार उनकी सुविधा के लिए यहाँ सभी प्रकार के संसाधन मुहैया कराती है, जिसके कारण यहाँ हर रोज मार्केट में चहल पहल रहती है। चारों तरफ का आश्चर्यजनक रूप देखकर मैं सोच रहा था कि दुनिया कितने आगे पहुंच गई है, जबकि गांव वाले बेचारे आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। गांव में न तो ढंग की सड़कें हैं, न टाइम से बिजली आती है, न बेहतर क्वालिटी के स्कूल हैं, न ही रोजगार के साधन हैं। गांव वालों की तो जिंदगी नर्क है। लेकिन इसमें उन बेचारों की क्या गलती? जब अवसर ही नहीं मिलेगा तो गांव वाले तरक्की कैसे करेंगे? सारी सुविधाएं तो शहर में उपलब्ध हैं। यहाँ की सड़कें कितनी शानदार हैं। पानी के लिए जगह जगह टंकियां बनी हैं। बिजली भी 24 घंटे रहती है। हर जगह आने जाने के लिए बस, ऑटो इत्यादि अनेकों सवारियां मिलती हैं। गांव में तो 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पटना पहुंचकर हम दोनों सुपर 30 का पता पूछते पूछते किसी तरह कोचिंग पहुंचे। रिसेप्शन पर बापू ने एडमिशन प्रक्रिया पूछा तो रिसेप्शनिस्ट हम दोनों को बहुत गौर से देखते हुए बोला, सुपर 30 में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम पास होने पर मिलता है, जिसमें निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ रहना खाना सब फ्री है। अन्यथा दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने पर लगभग 1 लाख रुपए फीस के अलावा रहने खाने का पैसा अलग से देना होगा। बापू ने सुपर 30 में एंट्रेंस के लिए फॉर्म काउंटर से लिया। फॉर्म भरने पर पता चला कि तीसरे दिन ही एंट्रेंस एग्जाम होना है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए तो मौका ही नहीं है, अब क्या करें? मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, यदि यहाँ बात नहीं बनी तो कोटा के लिए प्रयास किया जाएगा। पिताजी ने मुझे मोटिवेट करते हुए कहा। फिर हम दोनों ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट आए। घर पहुंचकर मैंने अपनी सभी किताबों पर एक सरसरी नजर डाली, फॉर्मूलों को दोहराया। तीसरे दिन माँ ने दही गुड़ खिलाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए विदा किया। ट्रेन पकड़कर हम दोनों पटना पहुंच गए। रामानुज स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के ऑफिस में बच्चों का मजमा लगा था। हजारों बच्चे सुपर 30 में चयनित होने का सपना लेकर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए थे। भीड़ को देखकर एक बार तो मैं हल्का सा निराश हो गया। नोटिस बोर्ड पर रोल नंबर देखकर ईश्वर का नाम लेते हुए मैं लेक्चर हॉल में पहुंचा। तब पता चला कि इसमें तो अधिकांशतः वो छात्र हैं जो पिछले 1 साल से रामानुज स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में कोचिंग कर रहे हैं। ये जानकर तो मैं और नर्वस हो गया। जब पेपर देखा तब लगा कि मेरा चयन सुपर 30 में हो जाएगा, लेकिन भीड़ देखकर मेरी नर्वसनेस बढ़ रही थी। मैंने पेपर हल करना शुरू किया तो नर्वसनेस के कारण कई प्रश्न जिन्हें मैं आसानी से कर सकता था वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे। फिर भी कुल मिलाकर मेरा पेपर संतोषजनक था और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम देकर जैसे ही बाहर निकला तो बापू ने पूछा, पेपर कैसा हुआ? एडमिशन तो हो जाना चाहिए क्योंकि पेपर अच्छा गया है। मैंने चहकते हुए कहा। वहां बताया गया कि रिजल्ट 2 दिन बाद जारी होंगे। हम दोनों वापस घर चले आए। 2 दिन बाद बापू कोचिंग पहुंचे। तब रिसेप्शनिस्ट ने अफसोस जाहिर करते हुए बताया, काश आपका बेटा केवल एक और प्रश्न सही कर लिया होता तो सुपर 30 के लिए सिलेक्ट हो गया होता। हालांकि उसने फाउंडेशन कोर्स की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। सर, फाउंडेशन कोर्स की फीस जमा करने के लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं। बापू ने हाथ जोड़कर दबी आवाज में कहा, देखिए, मैं किसान आदमी हूं, कहां से लाऊंगा इतने पैसे?
मेरा बेटा बहुत होनहार है। यदि आप इसका दाखिला कर लेंगे तो ये जरूर आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, सुपर 30 की सभी सीटें फुल हो गई हैं। उसके लिए अब आप अगले साल आएं। काउंसलर ने मुंह बनाते हुए कहा। आपके लिए मैं फाउंडेशन कोर्स की फीस में डिस्काउंट करवा दूंगा। उसके लिए आप 2 दिन बाद आएं। पिताजी निराश होकर घर को वापस चल दिए। का भैल जी? घर में घुसते ही माँ ने पिताजी से सवाल दाग दिया। कुछ हो ना, केवल एक प्रश्न खातिर सुपर 30 में ना भाई। आपका हुई? मायूस होकर माँ ने पूछा। कौनो बात नहीं, अब कोटा में देखब, नहीं तो जमीन बेच के कोचिंग तक करा ही देंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पिताजी ने छत को देखकर कुछ सोचते हुए कहा। कुछ देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। वैसे कोटा इंजीनियरिंग का कोचिंग के खातिर सबसे अच्छी जगह हुए। अगर वहां कंपटीशन निकल जाई तब फ्री में स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाई और पूरा फीस माफ हो जाई। बस रहिए और खाइए के खर्चा देवई के पड़ी। पिताजी ने माँ से कहा। ता वहीं ले जाई जाए, माँ ने कहा। पिताजी की हालत देखकर मैं परेशान हो गया था। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मुझे किसी भी हालत में कोटा में 100% स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेना था। 5 दिन बाद कुछ पैसों का इंतजाम कर बापू कोटा जाने को तैयार हुए। इधर 5 दिनों में मैंने जमकर पढ़ाई की। फ्री स्कॉलरशिप की उम्मीद में पिताजी मुझे गांव से लेकर आरा स्टेशन पहुंचे। लोगों से पता किया कि कोटा के लिए कौन सी ट्रेन जाती है। इससे पहले पिताजी भी बिहार से बाहर कभी नहीं गए थे। पिताजी ने कोटा के लिए 2 जनरल टिकट खरीदे। माँ ने हमें रास्ते में खाने के लिए पूड़ी और सब्जी बनाकर दी थी। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तब ट्रेन की भीड़ देखकर तो मेरी हिम्मत ही छूट गई। हम लोग आगे से पीछे तक पूरी ट्रेन का 2-3 बार चक्कर मार डाले, लेकिन जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि हम गेट के अंदर भी नहीं घुस पाए। ट्रेन सीटी देने लगी तो पिताजी जल्दी से मुझे लेकर रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गए। अंदर पहुंचकर बोले, चलो टीटी आएगा तो कुछ सेटिंग कर लेंगे। मुगल सराय जंक्शन पर डिब्बे में टीटी चढ़ा। टीटी को देखकर बापू उसकी ओर लपके और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगे। पहले तो टीटी बहुत चिल्लाया, फिर कहा 2400 रुपए पेनल्टी बनती है। बापू बहुत देर तक उसके साथ मोल भाव करते रहे, हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे। तब जाकर किसी तरह से उसने 1000 रुपए लेकर हमें जमीन पर बैठने की अनुमति दी। हम लोग स्लीपर डिब्बे में जमीन पर ही चादर बिछाकर बैठ गए। यहाँ जनरल की तुलना में काफी आराम था। रात में हम दोनों वहीं सो गए। दूसरे दिन ट्रेन ने हमें कोटा स्टेशन पर पहुंचा दिया। मैंने आईआईटीएन बनने का सपना लिए कोटा की धरती पर कदम रखा। मेरे जैसे लाखों युवा हर साल आईआईटी और नीट में सफलता का ख्वाब संजोए देश के दूर दराज से राजस्थान के कोटा शहर में आते हैं। आप जिधर देखेंगे उधर स्टूडेंट ही नजर आएंगे। सभी की आंखों में सुनहरे सपने और दिल में सिलेक्शन का हसीन ख्वाब होता है। कोटा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं स्टूडेंट्स के फैसिलिटी से संबंधित रोजगार में संलग्न है। यहाँ छोटे बड़े कुल मिलाकर सैकड़ों कोचिंग संस्थान होंगे। पहले तो यहाँ आईआईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही आते थे, लेकिन अब मेडिकल के साथ साथ अन्य छोटी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जिसके कारण यहाँ आने वाले छात्रों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। स्टूडेंट्स के रहने के लिए पेइंग गेस्ट, हॉस्टल, खाने के प्रबंधन के लिए मेस, होटल, रेस्टोरेंट, टिफिन वाले, वैन वाले, ऑटो वाले, चाय नाश्ते की दुकानें, कॉपी किताब और फोटो स्टेट की दुकानों की भरमार है। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले अधिकांश स्टूडेंट हाई स्कूल पास करके आते हैं। इसलिए स्टूडेंट को 10+2 कराने वाले प्राइवेट स्कूलों का बिजनेस भी तेजी से फल फूल रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के सफलता के अपने अपने दावे हैं। मार्केट में कंपटीशन के कारण ये लुभावने विज्ञापनों द्वारा स्टूडेंट्स को आकर्षित करते हैं। कोटा स्टूडेंट्स के लिए मायावी जगह है। एक ही स्टूडेंट की फोटो कई कोचिंग वाले छाप देते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी सफलता में किसका योगदान सबसे अधिक है। कोटा की भीड़ में से चंद स्टूडेंट्स के ही सपनों की हसरत पूरी हो पाती है। अधिकांश स्टूडेंट अपना टाइम और पैसा सब कुछ लुटाकर वापस बैरंग लौट जाते हैं। कुछ बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर प्राइवेट कॉलेजों से बीटेक करके अपने इंजीनियरिंग का भूत उतारते हैं, जबकि अन्य दूसरे कोर्स में प्रवेश लेकर भीड़ भरी दुनिया में न जाने कहां खो जाते हैं,
जिसका आंकड़ा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं होता है। सभी कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट की चर्चा करके अपनी दुकान चलाते हैं। हकीकत में यदि देखा जाए तो यहाँ का सिलेक्शन रेशियो मात्र 3 से 4% ही होगा। इसके बावजूद हर साल लाखों स्टूडेंट और उनके अभिभावक जाने अनजाने कोटा रूपी महासागर में छलांग लगाकर सफलता की चाहत में गोता लगाते हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच बंसल और रेजोनेंस सबसे लोकप्रिय कोचिंग संस्थान हैं, जहां से प्रतिवर्ष सर्वाधिक चयन होता है। लेकिन इन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश पाना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। यहाँ मेधावी स्टूडेंट को अलग से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट उनके प्रचार सामग्री होते हैं। कंपटीशन के आधार पर कुछ छात्रों को 100% स्कॉलरशिप के अंतर्गत फ्री एडमिशन अर्थात निःशुल्क कोचिंग सुविधा मिलती है, तो कुछ को 50% तक स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है। हकीकत में इन्हीं मेधावी छात्रों में से कुछ का आईआईटी में सिलेक्शन होता है। बाकी स्टूडेंट्स को पूरी फीस जमा करनी होती है, जिसके भरोसे कोचिंग वालों का बिजनेस चलता है। कोटा में कोचिंग संस्थान वालों का भारी भरकम फीस स्ट्रक्चर है, जिसके कारण मध्यम श्रेणी के बच्चों का कोचिंग कर पाना बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। मैं 100% स्कॉलरशिप के उद्देश्य से